नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएसटी पेपर 2 के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को। इसका एक पार्ट पहले भी आ चुका है, जिसका लिंक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर दाहिने कोने में, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम अपनाने के लिए सकल बिक्री की सीमा क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इज 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 5 करोड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कंपोजिशन स्कीम अपनाने के लिए अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए है। यदि आपकी बिक्री 1.5 करोड़ रुपए से कम है तभी आप कंपोजिशन स्कीम को अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेस्टोरेंट के लिए समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर की दर क्या है? द रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर रेस्टोरेंट इज 2.5% CGST and 2.5% SGST, 1.5% CGST and 1.5% SGST, 1% CGST and 1% SGST, या 0.5% CGST एंड 0.5% SGST। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए समाधान योजना में कर की दर है 5%, वस्तुओं के लिए कर की दर है 1%। तो अब ये 5% जब दो हिस्सों में बंटता है तो 2.5% CGST में जाता है और 2.5% SGST में जाता है, और ये बात हमें ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। अगला प्रश्न है, निर्माताओं के लिए समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम की कर की दर क्या है? द रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरर इज, तो अभी मैंने बताया कि वस्तुओं के लिए कर की रेट है 1%, और जब ये बटेगा दो हिस्से में तो 0.5% CGST और 0.5% SGST होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत सकल आवर्त में शामिल नहीं है? Which among the following is not included in the aggregate turnover under composition scheme? माल का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, कर मुक्त आपूर्तियाँ यानी टैक्स फ्री सप्लाईज, या विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर योग्य आपूर्तियाँ, सप्लाईज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो ऐसे केस में विक्रेता को कर जमा नहीं करना होता है, बल्कि कर जमा करना होता है क्रेता को। ठीक है, और जब क्रेता को कर जमा करना है तो विक्रेता अपने कंपोजिशन स्कीम के टर्नओवर में वो अमाउंट जोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो उसके सकल आवर्त में यानी ग्रॉस टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिटर्न प्रस्तुत करना CGST की कौन सी धारा के अंतर्गत आवश्यक है? अंडर विच सेक्शन इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंपल्सरी? धारा 297, धारा 38, धारा 49 या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, CGST अधिनियम की धारा 297 में रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा के अंतर्गत अस्थायी कर निर्धारण के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है? अंडर विच सेक्शन प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड फॉर प्रोविजनल असेसमेंट? धारा 49, धारा 60(3), धारा 40 या धारा 21? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धारा 60 उपधारा 3, इसके अंतर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है जब अस्थायी कर निर्धारण करना होता है। अगला प्रश्न है, कराधीन व्यक्ति को लेखा परीक्षण करने से कम कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? एट लीस्ट हाउ मेनी डेज इन एडवांस इज द टैक्सेबल पर्सन इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑडिट ऑफ द अकाउंट? 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन या 60 दिन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कभी भी कोई ऑडिट होनी होती है तो 15 दिन पहले
कराधीन व्यक्ति को विभाग बताता है कि हम आपका ऑडिट करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षण सामान्यतः कितनी अवधि में पूरा किया जाना आवश्यक है? What is the period in which an audit should normally be completed? 1 माह, 2 माह, 5 माह या 3 माह? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 3 मंथ या 3 महीने में ऑडिट को कंप्लीट करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, विशेष लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बाई whom is the special audit done? चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार यानी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार यानी सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, विशेष लेखा परीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट और लागत लेखाकार दोनों में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रदान की गई सेवा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन थ्रू कॉमन पोर्टल इज रिटर्न प्रस्तुत एवं प्रसंस्करण, रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग, कर अधिकारियों को व्यावसायिक ज्ञान देना, प्रोवाइड एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू द टैक्स ऑफिशियल्स, हितधारकों को प्रशिक्षण देना, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द स्टेक होल्डर्स, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये तीनों ही सुविधाएं जीएसटीआईएन पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी सामान्य पोर्टल की बुनियादी विशेषता है। बेसिक फीचर ऑफ जीएसटी कॉमन पोर्टल इज कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्स, एमआईएस रिपोर्टिंग, चालान या बिल को अपलोड करना, अपलोडिंग चालान और बिल, या ये सभी? ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जीएसटीएन यानी जीएसटी सामान्य पोर्टल की बुनियादी विशेषता में ये तीनों ही बातें आती हैं। इसके माध्यम से कर का भुगतान भी किया जाता है, एमआईएस रिपोर्ट भी बन जाती है और चालान और बिल को भी अपलोड किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसपीवी के गठन के बाद केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए प्रदान की गई सहायता राशि है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसपीवी, अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज असिस्टेंस फॉर 3 ईयर इज 200 करोड़, 315 करोड़, 100 करोड़, या फिर 450 करोड़? जीएसटी की कर व्यवस्था को ऑनलाइन तरीके से संचालित करने के बारे में विचार करने के लिए और इसके लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए एसपीवी स्पेशल पर्पज विकल्प का गठन किया गया, जिसके माध्यम से जीएसटीआईएन काम करता है। और इसके लिए पहले 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने 315 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटीएन के लिए अधिकार प्राप्त समिति की 4थी बैठक हुई। द 4th मीटिंग ऑफ द एम्पावर्ड कमेटी फॉर जीएसटीएन वाज हेल्ड 27/7/2010, 10/8/2010, 14/12/2012, या फिर 14/10/2013? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 जुलाई 2010 को जीएसटीएन के लिए अधिकार प्राप्त समिति की 4थी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, टीएजीओपी का गठन किया गया। टीएजीओपी वाज फॉर्म्ड इन मई 2011, जून 2010, मार्च 2010, या जुलाई 2011? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मार्च 2010 में टीएजीओपी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में किसी अपराध का दंड निर्धारित न होने पर दंड हो सकता है। ए पेनाल्टी फॉर एन ऑफेंस इज नॉट स्पेसिफाइड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देन पेनाल्टी कुड बी 10,000 तक अप टू 10,000, 20,000 तक अप टू 20,000, 25,000 तक अप टू 25,000, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, यदि किसी अपराध के लिए दंड निर्धारित नहीं है जीएसटी एक्ट में, तो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का जुर्माना अपराध पे लग सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में बताए गए अपराधों की संख्या है। नंबर ऑफ ऑफेंसेज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 122 ऑफ जीएसटी एक्ट इज 20, 21,
19 या 30। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 प्रकार के अपराधों की चर्चा की गई है वस्तु एवं सेवा अधिनियम की धारा 122 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में अभियोजन योग्य अपराध बताए गए हैं। प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस आर स्पेसिफाइड इन जीएसटी एक्ट। धारा 125 में सेक्शन 125, धारा 127 में सेक्शन 127, धारा 120 में सेक्शन 120 या धारा 132 यानी सेक्शन 132 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेक्शन 132 में ऐसे अपराधों का लिस्ट बनाया गया है जीएसटी एक्ट में जिनके ऊपर अभियोजन किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में अभियोजन योग्य अपराधों में 3 वर्ष तक कारावास तथा 8 दंड की सजा हो सकती है यदि कर की चोरी की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम हो, कर चोरी की राशि 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, कर चोरी की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम है, या इनमें से कोई नहीं। इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, prosecutable offense of a person term up to 3 years and monetary penalty could be the punishment if the amount of tax evaded exceed 2 crores but is less than 5 crore. The amount of tax evaded exceed 5 crore. The amount of tax evaded exceed 1 crore but less than 2 crore या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि कर के चोरी की राशि 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है, यानी 2 से 5 करोड़ के बीच में यदि कर की राशि है तो इसके लिए 3 साल की कैद और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में अपराध के निपटारे के लिए न्यूनतम निपटारा राशि होगी। इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, द मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज 10,000 या कर का 10% जो भी अधिक हो, 10,000 या कर का 20% जो भी अधिक हो, 10,000 या कर का 50% जो भी अधिक हो, या 10,000 या कर का 100% जो भी अधिक हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट 10,000 रुपये या कर चोरी का 50%, दोनों में जो अधिक होगा उतना होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में अपराध के निपटारे के लिए अधिकतम निपटारा राशि होगी। इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, द मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज 20,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, 30,000 and 150% of tax whichever is higher, 25,000 or 75% of tax whichever is higher, या 10,000 और 25% of tax whichever is higher। तो यहाँ पे अधिकतम निपटारा राशि होती है 30,000 रुपये या कर का 150%, दोनों में जो ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 132 के अंतर्गत किसी के विरुद्ध अभियोजन हेतु किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? आयुक्त की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की? हुज पीरियड सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट समवन अंडर जीएसटी एक्ट सेक्शन 132। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके लिए कमिश्नर यानी कि आयुक्त की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी के भुगतान के लिए निम्न में से सबसे पहले कौन सा क्रेडिट उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट इज यूज्ड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी? ऑप्शन ए है आईजीएसटी क्रेडिट, दूसरा है सीजीएसटी क्रेडिट, तीसरा है एसजीएसटी क्रेडिट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आईजीएसटी के अंतर्गत कोई राशि आपके पास है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, उसका प्रयोग सबसे पहले आईजीएसटी के भुगतान के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी का
लाभ है। द एडवांटेज ऑफ IGST इज उच्च स्तर की अनुपालन सुविधा देना, प्रोवाइडिंग हाई लेवल कंप्लायंस फैसिलिटी, स्वयं निगरानी यानी सेल्फ मॉनिटरिंग, कर निष्पक्षता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग टैक्स फेयरनेस, या ये सभी। तो देखो IGST के ये तीनों ही लाभ हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति कौन सी धारा के अंतर्गत है? इंटर स्टेट सप्लाई कम्स अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 7, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5? तो देखो अंतर्राज्यीय आपूर्ति के बारे में सेक्शन 7 में यानी धारा 7 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी IGST के भुगतान हेतु निम्न में से कौन सा क्रम अपनाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज फॉलोड इन द पेमेंट ऑफ IGST? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। IGST क्रेडिट, देयर आफ्टर CGST क्रेडिट, देयर आफ्टर SGST क्रेडिट, देन कैश। यानी IGST के रूप में यदि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा IGST के भुगतान में, फिर प्रयोग किया जाएगा CGST के भुगतान में और अंत में प्रयोग किया जाएगा SGST के भुगतान में। और इसके बाद भी यदि कोई राशि बच जाती है तो कैश के रूप में वो भुगतान किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।